guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vidhi Kapoor, your trainer for financial reporting. And in today's video, we would be starting off with another concept, which is going to be consolidation, a very important area for your FR examination, which is most likely to be tested in your section C for approximately 20 marks in the examination. So, again, this chapter would be divided into different parts. So, please make sure you follow along the series. And in case you find it useful, you know the drill. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. So as I was saying, there are two parties which we will be studying today. First was the parent company and then was the subsidiary company. Parent company वो company है जो 50% से ज़्यादा shares purchase कर रही है of subsidiary. And in return क्या हो रहा है? Parent company purchase consideration का मतलब क्या है? In return कुछ पैसे pay करेगी to the subsidiary company, right? अगर हम किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी सिर्फ तब बोल सकते हैं जब हमारे पास उस कंपनी का राइट है. मोस्ट ऑफ द केसेस यू गेट द राइट डायरेक्टली थ्रू परचेजिंग ऑफ द 50% एंड अबव शेयर्स. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर परचेजिंग अ रनिंग बिजनेस. अगर आप लोग कोई चलता फिरता बिजनेस परचेज कर लोगे तो उस केस में क्या होगा? यू डू नॉट हैव टू वर्क फ्रॉम द स्क्रैच और आप डे वन से प्रॉफिट्स कमा सकते हो. सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ सकता है एंड दैट अमाउंट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ गुडविल. एंड द लास्ट थिंग, when you are when you are acquiring another company, तो अब क्या करना पड़ेगा? आप लोग एक ग्रुप का ही पार्ट हो. That means you will be treating the entire group as one single entity. ठीक है? तो अगर आप उसको एक सिंगल एंटिटी ट्रीट कर रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ती है? कंसोलिडेट करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दैट मीन्स यू नीड टू एड अप एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस होते हैं, राइट? फिर हम लोगों ने गुडविल सीखा था कि गुडविल के दो मेथड्स होते हैं, प्रोपोर्शनेट और फुल गुडविल. प्रोपोर्शनेट में हम लोग क्या करते थे? जितना परसेंटेज हमने एक्वायर करा है उतना शो कर देते थे. और फुल गुडविल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे? 100% बिजनेस की गुडविल को कंसिडर करते थे. एंड देयर वर 3 वर्किंग नोट्स दैट वी हैव स्टडीड. सबसे पहली चीज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे? नेट एसेट के पैकेट से. नेट एसेट के पैकेट में जो हमारा निकलता था उसके बेसिस पे वी यूज्ड टू प्रिपेयर 3 वर्किंग नोट्स, one for goodwill, one for non-controlling interest, and the other one for consolidated reserve, right? अब इसी से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन तो करा था हम लोगों ने, बट लेट मी पिक अप वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ताकि जितना हम लोगों ने अभी तक सीखा है यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरी. ठीक है? गाइस जितना अभी तक कर रहे हैं प्लीज नोट एवरीथिंग डाउन एंड देन डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है? Let me know once you have written down this question. Then we can start discussing the same. Yes, guys, written up till here. Can we discuss? So question में हमें given है A company acquired B company for 1,50,000 on 1st of Jan. तो A ने B को acquire करा है तो A company कौन हो गई हमारे लिए?
A company would be the, और B कौन सी हो जाएगी हमारी, सब्सिडियरी। अब आप लोग ये बताओ, ये 1,50,000 का जो अमाउंट है, ये हमारा किस चीज का अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर? दिस इज परचेज कंसिडरेशन, और यू कैन कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमें गुडविल कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, राइट? अब 80% हमने एक्वायर करा है, ओके। तो इफ आई सिंपली से, अगर बी कंपनी का 80% पेरेंट के पास है, तो यानी कि रिमेनिंग 20% किसके पास होगा? इट वुड बी विद द एनसीआई, करेक्ट? नाउ द क्वेश्चन सेज एट दैट टाइम का मतलब क्या है? 1st of Jan। तो यहां पर हम लोग कंपनी को एक्वायर कब कर रहे हैं? साल के पहले दिन ही। एंड उस टाइम पे रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू कितनी थी? 20,000 की, ओके। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन वाज 45,000। गाइस, अगर हमें कभी भी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन होती है, so which method of goodwill calculation should we follow? Should it be proportionate or should it be full goodwill? हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? फुल गुडविल मेथड। अब हमें पेरेंट एंड सब्सिडरी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है, और हमें क्या बोला गया? कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनानी है। कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज, हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द एक्विजिशन डेट, हमने किस दिन पे एक्वायर करा है, एंड व्हाट इज द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है? व्हेन डिड वी एक्वायर द सेम? हम लोगों ने कब बी कंपनी को एक्वायर करा है? ऑन 1st Jan 24, राइट? और ईयर एंड कब है? 31st of December 24। As soon as you are supposed to make a net asset packet, तो आप लोग क्या करोगे? नेट एसेट ऑफ, इसमें पेरेंट का आता है या सब्सिडरी का आता है? सब्सिडरी। एग्जैक्टली, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब नेट एसेट का मतलब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, नेट एसेट मींस द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इक्विटी वाला पैकेट पिक कर लेते हैं। ठीक है? तो नेट एसेट्स देखो एक्विजिशन के टाइम पे कितने हैं, और हमारे पास रिपोर्टिंग डेट के टाइम पे, यानी कि ईयर एंड के टाइम पे, व्हेन वी आर सपोज्ड टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस टाइम पे कितने हैं। ठीक है? सो नाउ इफ आई कम टू योर बैलेंस शीट, आई कैन सी देयर इज एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 45 और रिटेन्ड अर्निंग्स है 25,000 की। ये कब है? ईयर एंड पे। तो जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे गिवन है वैसे वैसे वील राइट इट। 45,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारी 25,000 की। ओके, नाउ यू ऑल नो दिस कि हमारी जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है आफ्टर एक्विजिशन चेंज नहीं होती। तो जो आपको ईयर एंड पे गिवन है वही हमारी ईयर की स्टार्टिंग में भी बन जाएगी। ठीक है? तो 45,000 सेम एज इट इज मैंने ईयर की स्टार्टिंग में भी लिख दिया। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स हमें क्या क्वेश्चन में कुछ गिवन थी? यस, दे क्लियरली सेड ऑन 1st of Jan रिटेन्ड अर्निंग्स कितने की है? 20,000 की है बी कंपनी की। सो वी विल टेक दिस 20,000 एंड राइट इट ओवर हियर। अब हमारा टोटल इस साइड का कितना आ रहा है? 65, एंड ऑन द अदर साइड वी आर गेटिंग, जस्ट सेकंड, we are getting it as 70,000. So all of you would be able to see कि यहाँ पर there is a difference of $5,000 which is coming. ये difference किस चीज का है? What is this amount known as? बताओ ये 5,000 किस चीज का है? So this will be known as the company's post acquisition retained earnings. और इस पे किस किस का हक होता है? इस पे हमारी पेरेंट कंपनी और एनसीआई दोनों का हक होगा। व्हाई? बिकॉज सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ हमने 80% शेयर एक्वायर करा है, रिमेनिंग 20% बाकी लोगों के पास ही है। तो जो भी कंपनी कमाएगी वो दोनों के बीच में 80% पेरेंट ले जाएगा, 20% एनसीआई वाले ले जाएंगे। ठीक है? नाउ वी विल मूव टू डायरेक्टली टुवर्ड्स द वर्किंग नोट।
फर्स्ट वर्किंग नोट हम लोग कौन सा प्रिपेयर करेंगे? वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द गुडविल। ठीक है जी। तो गुडविल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? पहली चीज है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है या नहीं? इट इज डायरेक्टली गिवन टू अस एज 150,000। तो 150,000 वी पिक एंड वी विल डायरेक्टली पुट इट। ठीक है। अब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ 80% एक्वायर करा है ना? तो यानी कि जो मैंने ये पैसे दिए होंगे वो 80% शेयर्स को एक्वायर करने के लिए दिए, राइट? बट विच मेथड आर वी फॉलोइंग? वी आर फॉलोइंग तो फुल गुडविल, है ना? तो फुल गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिजनेस वैल्यू भी तो पूरी चाहिए होगी। सो व्हाट डू आई हैव टू डू ओवर हियर? आई विल बी एडिंग अप द एनसीआई वाला वैल्यू, क्योंकि 80% पेरेंट के पास है और 20% एनसीआई के पास है, ताकि मेरे पास पूरे बिजनेस की वैल्यू आ जाए। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट acquisition. This amount will always be given to you in the question, which here it is as 45,000. यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? Now what will I deduct? We will be deducting the fair value of net asset at acquisition. तो हम लोग क्या कर देंगे? बेसिकली पूरे बिजनेस की आज की डेट पे क्या वैल्यू है versus what is the assets and liabilities which are being transferred, दोनों का difference, the extra amount which you are paying will be the amount of goodwill. तो हमारे पास net asset at acquisition कितने के है सब्सिडरी कंपनी के? This is 65,000. So you will directly take 65,000 over here. Are we getting any amount of goodwill? 50, 60. Okay. So आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर गुडविल हमारी नेगेटिव आ रही है, राइट? अब नेगेटिव गुडविल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज बारगेन परचेज। ठीक है। अगर कभी भी हमारे पास गुडविल नेगेटिव आती है तो उसको क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज बारगेन परचेज। व्हाई डू वी कॉल इट एज बारगेन परचेज? इट सिंपली मीन्स कि हम लोगों ने कोई ऐसा लॉस मेकिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया है जिसकी वजह से हमें कम पैसे पे करने पड़े, बट वी हैव गॉट, जैसे ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस बिल्कुल ही डूब रहा है तो वो सस्ते में भी बेचने को रेडी हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी है कि हमें सस्ते में बिजनेस मिल गया, तो इस केस के अंदर मैंने गुडविल के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया। ओ सो सॉरी, मैंने 15,000 दिया था, सो सॉरी। फिर बार्गेन परचेज वाले मैं अलग से करवाऊंगी आप लोगों को। कितनी आ रही है अमाउंट? 130,000। ओके, बार्गेन परचेज वाला फिर मैं अलग से टॉपिक करवाऊंगी, इस केस में नहीं आ रहा फिर वो। So if we are getting a positive figure, then in that case it is the amount of goodwill. So तो goodwill की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130,000 की आ जाएगी। Next working note which we are supposed to prepare over here would be for non-controlling interest. अब NCI के लिए जो working note हम लोग prepare करेंगे, how do we do that? We will simply start off with, since this is a full goodwill method, हम लोग कहाँ से start करेंगे? यहाँ पर fair value of NCI at acquisition, जो कि हमारे पास कितने की है? 45,000 की। इसमें हम लोग क्या कर देंगे? एड या लेस कर देंगे जो भी सब्सिडरी कंपनी यानी कि बी कंपनी प्रॉफिट या लॉसेस कमाएगी उसमें 20% हक किसका बनता है? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। उसमें 20% हक जो है एनसीआई वालों का भी बनता था, करेक्ट? So now B company's post acquisition retained earnings was how much? It was 5,000. तो 5,000 का 20% किसका बन जाएगा?
it will be for the subsidiary company. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? I think 1000 आएगा, right? तो total NCI at reporting date कितना होगा हमारे पास? It will become 46,000. Is the second working note clear to you all? यहाँ तक कुछ भी डाउट है? नेक्स्ट वर्किंग नोट तीसरा हम लोग किस चीज का प्रिपेयर करते थे? वी यूज टू प्रिपेयर इट फॉर दी कंसोलिडेटेड रिजर्व, है ना? तो कंसोलिडेटेड रिजर्व का मतलब क्या है कि पेरेंट कंपनी ने कितना, मतलब ड्यूरिंग द ईयर व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द पेरेंट कंपनी. जो भी पेरेंट कंपनी कमाती है, जो भी एक कंपनी कमाएगी, वो किसका पार्ट होगा? विल इट बी शेयर्ड बिटवीन सब्सिडरी एंड एनसीआई, या फिर पेरेंट कंपनी जो कमाती है वो सिर्फ पेरेंट कंपनी का ही पैसा है, ओनली पेरेंट का है? तो पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स कितने की है? 40,000 की. ठीक है, तो दिस 40,000 ओनली बिलोंग्स टू द पेरेंट कंपनी. आई डू नॉट हैव टू शेयर. लेकिन जो भी सब्सिडरी कंपनी कमाएगी पोस्ट एक्विजिशन, उसमें 80% राइट हमारा बनता है. सो 5,000 उन्होंने कमाया, जिसका 80% यानी कि 4,000 पे हमारी पॉकेट में भी जाएगा. तो कितना आ जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व अपने पास? इट वुड बी 44,000. Guys, please have a look at these working notes and confirm कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है. एनी डाउट दैट यू हैव अप टिल हियर? अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट सी सिखाऊंगी, तो एडजस्टमेंट्स जो हैं फिर इसी के अंदर कोलेट होकर आने लग जाएंगे. अभी के लिए दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना इजी नहीं आएगा. ऑफ कोर्स ऐसे एमसीक्यूज वाले में आ सकते हैं, बट दिस विल नॉट कम एज अ एंटायर 20 मार्क क्वेश्चन. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब लास्ट चीज हमारी क्या रहेगी? द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड एसओएफपी. तो बना के एक बार दिखा देते हैं फटाफट से. कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाने के लिए सबसे पहले चीज हमारे पास क्या था? एसेट्स है क्वेश्चन के अंदर. एसेट्स के अंदर वी हैड नॉन करंट एसेट और करंट एसेट. एक बार देख लेते हैं कितने कितने अमाउंट के बने क्वेश्चन में. नॉन करंट एसेट पेरेंट का कितना है? 50,000 का. सब्सिडरी का कितना है? 30,000 का. तो दोनों एड अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80. इन्वेस्टमेंट जो बी कंपनी में कर रहे हैं, दिस and this entire packet gets nullified, right? अब हमारे पास क्या चीज गिवन है? करंट एसेट. करंट एसेट कितनी है? 45,000 और 50,000 यानी 95. ठीक है जी. तो दिस विल बी 50 प्लस 30. करंट एसेट कितना था? आई थिंक 90 था, 95 था. 95 ना, ठीक है. फिर 45 प्लस 50 95 था. देन इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 85 प्लस 90, ये कितना हो जाता है अमाउंट? व्हाट आर वी गेटिंग टोटल ऑफ एसेट एज 175. ओके. अब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में हम लोग जो है सिर्फ किसकी रिफ्लेक्ट करते हैं? सिर्फ पेरेंट कंपनी की. वी विल नॉट ऐड अप द सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि हमारा ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हो, क्योंकि जो पेरेंट में दिख रही है वो सब्सिडरी में, तो एक तरफ से एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ से कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, तो हम लोग नेट इफेक्ट क्या होता है कि दोनों को कैंसिल ऑफ कर देंगे. ठीक है. तो पेरेंट कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 50 की. ठीक है. और लायबिलिटी 60 प्लस 10. तो 50,000 की जो पेरेंट कंपनी में लिख भी लेती हूँ ब्रैकेट पे, पेरेंट कंपनी की है, वो हम लोगों ने लिख दी. दूसरी चीज आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करी थी? एक और चीज हम लोगों ने मिस आउट कर दी. वी कैलकुलेटेड गुडविल ऑल्सो ना. तो यहाँ पर गुडविल भी आएगी आप लोगों की. गुडविल कितने की है? 130 की. तो यहाँ पे 130,000 की गुडविल भी आएगी. अब बताओ टोटल कितना आ रहा है? And this goodwill we have calculated in working note number 1. What's the total that we are getting?
305, ठीक है जी। तो 305 हमारा पास आ जाएगा एसेट्स का टोटल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डिनेट शेयर कैपिटल हमने पेरेंट कंपनी की दिखा दी। नेक्स्ट वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, बट रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय अब हमारे किस नेम से शो हो रहा होगा, वो कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व आप लोगों ने अभी ऊपर कैलकुलेट करा है कितने का, 44,000 का, राइट। तो ये 44,000 आप लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दोगे। दिस वी हैव कैलकुलेटेड इन वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली थी, एनसीआई की। तो एनसीआई की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी, 46,000 की। So this 46,000 would be reflected in here. This is working note number 2. अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थे, वी वर गिवन लाइबिलिटीज। तो बस लाइबिलिटीज की पोस्टिंग करनी है। देख लेते हैं लाइबिलिटीज कितनी गिवन है क्वेश्चन में। इट वाज 60 + 10, टोटल 70,000 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज मेड बाय मी ओनली, लाइक while writing, तो मैंने कुछ figures change करी है जिसकी वजह से we are getting this high goodwill and which is causing a difference in your balance sheet also, but provided this is how we will prepare the working notes and the financial statements, like this is what is going to be the posting. रही बात amount की, तो of course this was a mistake by me कि मैंने ऊपर amount जो है बहुत ज्यादा दे दिया जिसकी वजह से it's causing a difference. जनरली क्या होता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी होता है और जो ऑर्डिनेट शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, इनका डिफरेंस मोस्टली हमारा गुडविल से ही सेटल ऑफ हो जाता है। सिंस दिस अमाउंट इज कमिंग इट टू बी टू हाई, आप लोग का वो नेट ऑफ नहीं हो पा रहा, बट अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली इज दिस क्लियर टू यू ऑल कि कोई पोस्टिंग या अमाउंट हाउ डिड वी कैलकुलेट व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू। यहाँ तक ओके है सबको, ऑल राइट। देन लास्ट पार्ट हम लोगों ने कल की क्लास में जो सीखा था दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ द कंसिडरेशन। तो अब क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर देयर आर अ फ्यू एडजस्टमेंट्स व्हिच कैन कम अप। द फर्स्ट वन व्हिच वी डिड यस्टरडे वाज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस कि पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी को किस प्राइस पे परचेज करा, राइट। सो देयर वर 6 ways थ्रू व्हिच वी कैन परचेज इट। जैसे कि आप कैश में पैसा दे सकते हो, आप एसेट के थ्रू पैसा दे सकते हो, आप लोन नोट्स यानी कि डिबेंचर्स के थ्रू दे सकते हो, यू कैन गिव इट थ्रू शेयर्स, यू कैन गिव इट थ्रू कंटिंजेंट कंसिडरेशन और डेफर्ड कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन के अंदर either they can give you one consideration or they can combine the considerations and give it to you, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन जो हम लोग क्वेश्चन में करते हैं दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड चीज, what are the other kind of adjustments which can come up in the paper, we would be starting that today. And majorly आपकी adjustment की वजह से ही क्वेश्चन जो है easy या complex यहाँ पर बनेगा, ठीक है। So let's say the first adjustment that we start off here is intercompany sales. Intercompany sales. ठीक है। अब ये इंटरकंपनी सेल्स का मतलब क्या होता है हमारा, इसमें देयर आर 2 parts which we are going to study. Case 1, let's say parent company sell goods to subsidiary company. Please, you do not have to learn all of these things. ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग सीख के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आपके लिए कंसोलिडेशन काफी इजी हो जाएगा, बट इफ यू ट्राई टू रोट लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स की कौन सी चीज कहाँ पर जा रही है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। उतने ज्यादा ब्लंडर्स होने के चांसेस होते हैं। अब पहला
केस के अंदर व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज, लेट्स से पेरेंट कंपनी ने सामान बेचा सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सो उस केस में हाउ विल वी पोस्ट इट? लेट्स से दिस इज द पेरेंट कंपनी, दिस इज द सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी ने लेट्स से सामान खरीदा था 200 का, ठीक है, और मैंने सामान जो है वो बेच दिया 500 का, ठीक है। पेरेंट कंपनी ने गुड्स खरीदे थे, जस्ट सेकेंड, पेरेंट कंपनी ने गुड्स खरीदे थे हमारे 200 के, and when I was selling I sold it to the subsidiary company at $500, ठीक है। तो अब आप लोग खुद बताओ, अगर हम लोगों ने सेल करा है तो दैट मीन्स पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेगी इस चीज को, बताओ। कैन आई सिंपली कॉल दिस एज कि पेरेंट कंपनी अपने बुक्स के अंदर सेल्स दिखा देगी 500 की और कॉस्ट दिखा देगी 200 की, एंड पेरेंट कंपनी कहेगी कि यार मुझे तो 300 के प्रॉफिट हो रहा, हाँ या ना? लेट्स से पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचे हैं, देन इन दैट केस अगर पेरेंट कंपनी ने ज्यादा अमाउंट के गुड्स बेचे होंगे, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पेरेंट कंपनी तो बोलेगी कि यार मुझे तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट? लेकिन कंसोलिडेशन के केस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, यानी कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रीट करा जाएगा, यू विल बी ट्रीटेड एज वन पार्ट ऑफ द फैमिली। सो डू यू थिंक एक्चुअल में क्या हमें ये 300 का प्रॉफिट हुआ है? क्या कहीं बाहर से कुछ पैसे आएंगे कंपनी के पास, या कंपनी के पैसे इंटरनली बस घूम रहे हैं? आर ट्रीटेड एज वन सिंगल एंटिटी एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। तो अब इस पॉइंट इन टाइम पे क्या होगा कि अगर पेरेंट कंपनी ने 200 की चीज 500 की भी बेची है ना, तो बेची तो अपने ही ग्रुप को है, पैसा तो इंटरनली घूम रहा है, एक्चुअल में तो आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं। तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रॉफिट इज नोन एज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को सामान नहीं बेचा, आई डिड नॉट अर्न एनी मनी आउट ऑफ द सेम, सो दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, or you can simply call this as URP also। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? तो इंटर कंपनी सेल्स का मतलब है कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को बेच रही है या सब्सिडरी पेरेंट को बेच रही है तो उस केस में क्या होगा। तो पहला केस आई हैव पिक्ड अप कि अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सामान बेच रही है तो फर्स्ट थिंग इज कि पेरेंट और सब्सिडरी है तो एक सिंगल एंटिटी ही। अगर आप सामान बेच भी रहे हो, आपने ज्यादा अमाउंट का बेच भी दिया, आपको 300 का प्रॉफिट हो भी गया, तो कहीं बाहर से तो कुछ पैसा आया ही नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंटरनल ट्रांसफर विच हैज हैपेंड, राइट? तो अनरियलाइज प्रॉफिट के केस में अब हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट कंपनी ने, अगर पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पेरेंट कंपनी उसको कहां पे रिप्रेजेंट करती है? अगर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी उसको कहां पे पोस्ट करती है? रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, है ना? तो पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स को हम लोग क्या बोलते थे, है ना? तो अगर पेरेंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो पेरेंट कंपनी ने इस प्रॉफिट को अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर दिखाया होगा। डू यू ऑल अग्री? पेरेंट कंपनी ने बेसिकली अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर दिखाया होगा। तो अगर पेरेंट कंपनी ने अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर कुछ भी दिखाया है तो दैट मीन्स हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व के थ्रू उसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू वी डू फॉर दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो जब आप अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होगे तो आपने तो सेल्स दिखा दी होगी कि मुझे 500 की हुई है, 200 की कॉस्ट थी, तो 300 का फायदा हुआ होगा। तो यानी कि आपने पेरेंट कंपनी में दैट मीन्स अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर इस अमाउंट को शो कर दिया होगा। तो अगर मुझे करेक्ट करना है कंसोलिडेशन करते टाइम पे, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डू इन दिस केस? बताओ, हाउ डू आई करेक्ट दिस?  . 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
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या हमें ऐड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। सो दैट मीन्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू? जो हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व का वर्किंग नोट प्रिपेयर करते थे ना, उसमें से सिंपली वी विल डिडक्ट दिस यूआरपी वाला अमाउंट। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व में जो भी अमाउंट गिवन है उसमें से सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूआरपी को डिडक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। सेकेंडली, आप लोग को याद होगा, अगर हम हमारी जो इन्वेंट्री है वो करंट एसेट में भी शो हो रही होगी, है ना? तो पेरेंट कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री में से इसको हटाया होगा, और सब्सिडरी कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री के अंदर कितना अमाउंट इंक्लूड करा होगा? 200 या 500? पेरेंट कंपनी ने सामान बेचा है तो पेरेंट कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री में से 200 हटा दिया, लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने सिंस 500 का सामान रिसीव करा है तो सब्सिडरी कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री के अंदर कितना इंक्लूड कर रखा होगा? 500 का, राइट? सो कैन आई से इन्वेंट्री हमने $300 से ज्यादा रिकॉर्ड कर रखी है। तो जब आप लोग कंसोलिडेशन करोगे तो हम लोग क्या करते थे? पेरेंट कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी, है ना? तो सिंस ये सब्सिडरी कंपनी ने जो है जो इन्वेंट्री का अमाउंट इंक्लूड करा है, इसके अंदर प्रॉफिट्स इंक्लूडेड है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ यूआरपी। ठीक है? तो आई एम एक्सप्लेनिंग द ट्रीटमेंट अगेन, लेट मी नो इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 200 की चीज 500 की बेची है, तो पेरेंट कंपनी ने पहली चीज तो क्या करी होगी? अपनी बुक्स के अंदर इस 300 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, और पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट जो है उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स में पोस्टेड होगा। तो अगर मुझे ये इफेक्ट ठीक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जाएंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व के वर्किंग नोट के अंदर और इस यूआरपी को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? बिकॉज एक्चुअल में तो ये प्रॉफिट आपको हुआ ही नहीं है, ये तो बस इंटरनल ट्रांसफर ही तो था। तो हम इस अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सेकेंड चीज, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सामान बेचा है तो सब्सिडरी कंपनी के लिए ये क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी के लिए तो इन्वेंट्री है ना ये, है ना? तो सब्सिडरी कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री में तो 500 की रिकॉर्ड कर दिया होगा, क्योंकि उनको तो 500 का सामान मिल रहा है ना। बट दिस इन्वेंट्री विच दे हैव रिसीव्ड इंक्लूड्स यूआरपी वाला एलिमेंट, और ये आपको एक्चुअल में इन्वेंट्री है तो 200 की ना, आप 500 पे रिकॉर्ड करके तो मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यूआरपी जो है वो डिडक्ट कर देंगे। ठीक है? तो ग्रुप इन्वेंट्री हमारे पास जो है, जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं while posting in the SOFP, so this is how we do it. तो ट्रीटमेंट समझ आया अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सेल कर रही है? Please let me know if this accounting treatment is clear to you or you have any doubts or confusion up till here. सेकेंड चीज जो अब हमारे पास है, पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी को सामान बेचा, तो पेरेंट कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री में से हटा दिया होगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री के अंदर इस अमाउंट को इंक्लूड कर रखा होगा। और कितने पे इंक्लूड करा होगा? 700 पे इंक्लूड करा होगा, है ना? एक्चुअल में आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है कितने की? सिर्फ 500 की। आप अपनी इन्वेंट्री दिखा रहे हो 700 की, तो यानी कि इन्वेंट्री के अंदर भी तो आपने ये यूआरपी वाला एलिमेंट दिखा रखा है। तो जब हम लोग ग्रुप इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप इन्वेंट्री का मतलब जब हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे, दैट मीन्स पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंपनी करेंगे, उस टाइम पे सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री के अंदर हम लोगों ने 700 का अमाउंट, यानी कि कितने का इंक्लूड कर रखा है? जितने का सब्सिडरी कंपनी ने खरीदा है। सिंस इस अमाउंट के अंदर देयर इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला अमाउंट, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। तो यूआरपी हमारे पास कितने का था? 200 का। तो 200 का जैसे ही डिडक्ट करोगे तो जो एक्चुअल इन्वेंट्री की अमाउंट है विच इज 500, वो शो हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री हम लोग किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे दिखाएंगे ना, राइट? तो दिस यूआरपी we will be deducting. So what are the two accounting treatments?
पहली चीज कंसोलिडेटेड रिजर्व में से माइनस करो, दूसरी चीज ग्रुप इन्वेंट्री में से माइनस करो। यस गाइस, प्लीज हैव अ लुक एट इट एंड कंफर्म कि ये एग्जांपल क्लियर है आप लोगों को। एनी डाउट अप टिल हियर? अब ये एग्जांपल जो हम लोगों ने करा था वो किस चीज का है? अगर पेरेंट ने सब्सिडरी कंपनी को सेल करा, तो अब ये जो आप पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंपनी कर रहे थे वो एज इट इज करोगे, तो पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल बुक्स में से हटा चुका होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर 700 का दिखा रखा है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से तो ओके है। लेकिन देखा जाए, जब आप ग्रुप कर रहे हो, दैट मीन्स कंसोलिडेटेड बना रहे हो, तो आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। आपकी इन्वेंट्री की वर्थ सिर्फ 500 थी, आपने 700 का दिखा रखा है, तो इसी वजह से हम लोग यूआरपी को माइनस कर देते हैं। ठीक है, नाउ इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, अब आप लोगों को जो है, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल करा है, दिस इज पेरेंट टू सब्सिडरी। व्हाट इफ योर सब्सिडरी सेल्स टू द पेरेंट? ओके ओके ओके। हाँ जी। नाउ केस नंबर 2 इज, अभी हम लोगों ने क्या किया था? पेरेंट टू सब्सिडरी। व्हाट इफ योर सब्सिडरी कंपनी सेल्स गुड्स टू पेरेंट कंपनी, तो क्या होगा? अब अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को सामान बेच रही है, तो दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी, अब इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं। लेट्स से सब्सिडरी कंपनी की बुक्स के अंदर, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने इस इन्वेंट्री को खरीदा था 500 का, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी ने उसको पेरेंट कंपनी को सेल कर दिया, लेट्स से फॉर 800, ठीक है। तो अब सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर क्या किया होगा? सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर तो सेल्स रिकॉर्ड कर दी होगी 800 की, कॉस्ट थी 500 की, तो यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने बोला होगा, यार मुझे तो 300 का फायदा हुआ है सामान बेचने पे, राइट? तो ये 300 जो है, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हाँ या ना? सब्सिडरी कंपनी ने अगर पेरेंट कंपनी को सामान बेचा है, तो ये सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में होगा, हाँ या ना? इतनी चीज से अग्री करते हो? यस गाइस, अप टिल हियर डू यू ऑल अग्री? अगर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को सामान बेच रही है, तो सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में दिस वुड हैव बीन इंक्लूडेड। जो भी सब्सिडरी कंपनी कमाएगी उस पे किस किस का हक होता है? पेरेंट और एनसीआई का होता है ना? तो वट एवर सब्सिडरी कंपनी इज अर्निंग, दिस will affect your not just parent company but your NCI also, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम, इफ आई जस्ट आई वुड से कि आसान करना है, तो एक तरीका ये है कि जो भी सब्सिडरी कंपनी को इफेक्ट करेगा, आप उसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे कर दोगे? यू विल डू इट इन द नेट एसेट पैकेट एट द रिपोर्टिंग डेट। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप लोगों ने खुद इस चीज से अग्री करा कि वट एवर सब्सिडरी कंपनी will be earning, it will be split between the parent company and your NCI। तो मैं आपको दोनों अप्रोचेस बता रही हूँ, आपकी मर्जी है आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। ऑल्दो नेट एसेट अप्रोच इज मच मोर इजियर, लॉन्ग रन में दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। बट मैं दोनों अप्रोचेस आपको बता देती हूँ। अगर सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी को गुड्स बेचे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर इस 300 को प्रॉफिट में रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपने प्रॉफिट में इंक्लूड करा है, तो यानी कि सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो है ये 300 का इंक्लूडेड है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पेरेंट कंपनी के उसमें और एनसीआई के उसमें दोनों में जाकर जो वर्किंग नोट है
उसमें यूआरपी माइनस कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। तो पेरेंट कंपनी का आपका वर्किंग नोट कौन सा होता था? कंसोलिडेटेड रिजर्व वाला, दैट वाज वर्किंग नोट नंबर 3, है ना। और एनसीआई का जो अपना वर्किंग नोट होता था, उसमें से जाकर आप इस यूआरपी वाले अमाउंट को हटा दो, तो आपका अमाउंट ओके हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। दिस इज वन वे, और ये कैप्लन की बुक के अंदर यूज करा गया। सेकेंड वे और द अप्रोच विच आई टेल माई स्टूडेंट्स टू यूज इज नेट एसेट अप्रोच। आपको फर्स्ट अप्रोच क्लियर है? उसका लॉजिक समझ आया? पहले ये बता दो। यस गाइस, फर्स्ट अप्रोच इज क्लियर टू यू ऑल? एंड द सेकंड वे, फर्स्ट तरीका ओके है, पहले ये बता दो। तो यानी कि ये जो 300 है, 300 का 80% यूआरपी आप कंसोलिडेटेड रिजर्व में से माइनस कर दोगे, और 300 का 20% यूआरपी आप एनसीआई में से माइनस कर दोगे। दिस इज वन वे विच इज यूज्ड इन कैप्लन ऑल्सो। ये ओके है यहाँ तक? लेकिन what I feel is one of the easiest and long run में जो आपको बेनिफिट देता है तरीका is adjusting whatever is affecting your subsidiary company, आप उसको नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट में एडजस्ट कर दो। यानी कि एक बारी मैं आपको नेट एसेट का पैकेट दिखाती हूँ रिपोर्टिंग डेट वाला। ठीक है, ये देखो आपका रिपोर्टिंग डेट पे कुछ इस टाइप से दिखता है ना। इंडिविजुअली कंसोलिडेटेड रिजर्व और एनसीआई में एडजस्ट करने की बजाय अगर मैं इस यूआरपी को यहां पर ही एडजस्ट कर दूं, जो 300 का यूआरपी है डायरेक्टली उठाऊं और 300 यहीं पे माइनस कर दूं, तो मेरा बी कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स में अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा कुछ, हाँ या ना? अगर मैं नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट में एडजस्ट कर दूं, तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट डिफरेंट होगा, और जो भी मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एनसीआई और कंसोलिडेटेड रिजर्व में जाता है। तो मुझे कुछ डबल काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स अलग से डालो, यूआरपी अलग से डालो, तो चांसेस होते हैं कि आप मिस आउट ना कर दो ट्रांजेक्शन को, यानी कि रिकॉर्ड करने के तरीके को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी को कोई भी चीज इम्पैक्ट कर रही है, तो आप रिपोर्टिंग डेट वाले पैकेट में जाओ और वहीं पे एडलेस कर दो, ताकि पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आ चुका हो, ताकि एंड में आप इंडिविजुअली स्प्लिट करने की बजाय एक ही बारी पेरेंट में 80% और सब्सिडरी में सॉरी और एनसीआई के अंदर 20% पोस्ट कर दो। ठीक है, तो आई विल पर्सनली रिकमेंड यू टू यूज दिस अप्रोच इटसेल्फ। ये आपको बहुत बेनिफिट देगी इन अदर एडजस्टमेंट ऑल्सो। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स को कुछ भी इम्पैक्ट होता है, तो सीधा आप नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट को क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। सो व्हाट डिड वी लर्न ओवर हियर? कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जा रहा है यहाँ पर? जो आपका यूआरपी है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका यूआरपी है वो कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आपका? व्हेन योर सब्सिडरी कंपनी इज सेलिंग गुड्स टू द पेरेंट कंपनी, तो आपका यूआरपी कहाँ कहाँ पे चला जाएगा? एक तो आप क्या करोगे, जाओगे और सब्सिडरी कंपनी का जो नेट एसेट का पैकेट है एट रिपोर्टिंग डेट, उसमें से जाकर इसको डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, और दूसरी चीज है ग्रुप इन्वेंट्री में से जाकर आप डिडक्ट करोगे। ग्रुप इन्वेंट्री में तो जाएगा ही जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि पेरेंट प्लस सब्सिडरी करोगे, अब पेरेंट ने गुड्स को ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप यूआरपी वाला अमाउंट जो है डिडक्ट कर दो। ठीक है, तो अब व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन शॉर्ट? लेट मी जस्ट ड्रॉ। अगर आपकी पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को बेचेगी तो क्या होगा?
पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स में रिकॉर्डेड है यूआरपी, राइट। तो अब दो तरीके होते हैं, यूआरपी आप कहाँ कहाँ पे दिखाओगे। एक तो आप कंसोलिडेटेड रिजर्व से माइनस करते थे, और दूसरा हम लोग कहाँ से माइनस करते थे, ग्रुप इन्वेंट्री में से। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी ने सेल करा है पेरेंट को, देन सब्सिडरी कंपनी ने अपने बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड करा होगा। तो अब यूआरपी हम लोग कहाँ कहाँ से एडजस्ट करेंगे, यूआरपी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी का जो नेट एसेट वाला पैकेट होगा एट रिपोर्टिंग डेट। ठीक है जी। और ग्रुप इन्वेंट्री में तो ऑफ कोर्स हम लोग डिडक्ट करते हैं। This is the final crux of the two cases that we have done above. Please have a look at it and confirm क्या दोनों cases में did you guys understand what we have done and why did we do that at the first place? Anyone who has a doubt up till here, anything that is not clear? ये दोनों चीजें क्लियर है? प्लीज, अगर पेरेंट कंपनी की ने अपनी बुक्स के अंदर मतलब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है तो हमेशा कंसोलिडेटेड रिजर्व इफेक्ट होगा, लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स में कुछ रिकॉर्ड कर लिया है तो हमेशा नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट को छेड़ो और ऑटोमेटिकली आपकी बाकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा चीजें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है आप लोगों को? Now can I give you guys a quick example? ठीक है, अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें और थोड़े से एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताना क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेट्स से एग्जांपल 1 इज व्हेन योर सब्सिडरी कंपनी इज सेलिंग गुड्स टू योर पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो लेट्स से सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में कॉस्ट थी 500 की और आई हैव सोल्ड इट फॉर लेट्स से $1000। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। थिंक अबाउट इट एंड देन टेल मी व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट। फिर इसी के अंदर आई विल बी इंक्लूडिंग सम एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज तो सब्सिडरी कंपनी ने अपनी सेल्स कितने की रिकॉर्ड करी होगी, 1000 की। कॉस्ट कितने की है, 500 की। तो यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितने का इंक्लूड कर लिया है, 500 का, है ना। अगर कोई भी चीज सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है तो वो कहाँ पे शो होएगा आपका। अगर कोई भी चीज सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है तो कहाँ पे पोस्ट करेंगे हम लोग, सिंपली नेट आफ्टर टैक्स एट रिपोर्टिंग डेट में जाएंगे और डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरी चीज हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, वी विल बी डिडक्टिंग इट फ्रॉम वेयर, ग्रुप इन्वेंट्री। एग्जैक्टली, हम लोग जाएंगे ग्रुप इन्वेंट्री के अंदर और ग्रुप इन्वेंट्री में से जाकर उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? फर्स्ट एग्जांपल में कुछ इशू, इजी है। तो हम बेसिकली ग्रुप इन्वेंट्री का ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। लेट्स से आपको बैलेंस शीट के अंदर ना सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री गिवन है लेट्स से 1000 की। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ बस मैं। तो अब जब आप ग्रुप इन्वेंट्री करते हो तो ग्रुप इन्वेंट्री का मतलब क्या है, पेरेंट प्लस सब्सिडरी कंपनी, और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एड लेस कर दोगे, तो यानी कि यूआरपी की एडजस्टमेंट है तो यूआरपी माइनस कर दोगे। तो पेरेंट कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करी होगी, उन्होंने 1000 की खरीदी है तो पेरेंट कंपनी ने तो अपनी इन्वेंट्री 1000 की रिकॉर्ड कर दी होगी, है ना। लेकिन क्या आपकी इन्वेंट्री की एक्चुअल वर्थ 1000 है,
इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में? 500। 500। तो अब इस 1000 के अंदर आपने 500 का प्रॉफिट ऐड कर रखा है, तो 1000 माइनस 500 आप कर दोगे ताकि आप एक्चुअल अमाउंट पे आ जाओ। डायरेक्टली 500 मत लिखना, इस एडजस्टमेंट को अगर आप शो नहीं करते हो तो ऑफ कोर्स इसी वाले मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो आपको डायरेक्टली 500 नहीं दिखाना, आपको 1000 माइनस 500 शो करके दिखाना पड़ेगा। प्लस अब आप क्या करोगे, सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री कर दोगे। तो 500 प्लस लेट्स से हाइपोथेटिकली आपके पास सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री है 1000 की, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 1500, और ये 1500 आपकी ग्रुप इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर पेरेंट कंपनी बेच रही है सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी बेच रही है पेरेंट कंपनी को, ग्रुप इन्वेंट्री में से जो भी यूआरपी का अमाउंट होगा वो डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब जब मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करी थी, तो अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों हुआ था? क्योंकि ये सामान मैंने सिर्फ अपने ग्रुप को ट्रांसफर करा है, किसी बाहर वाले को नहीं बेचा है, तो मुझे तब उस टाइम पे एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुए थे। लेकिन लेट्स से आपके पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचे। ठीक है, लेट्स से पेरेंट कंपनी को वो सामान पड़ा, कॉस्ट वाज $200। ठीक है, एंड पेरेंट कंपनी सोल्ड इट फॉर लेट्स से $1000। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम्पल को मैं शो करूं तो इसके अंदर क्या होगा, पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करा होगा इस चीज को, पेरेंट कंपनी ने अपनी सेल्स के अंदर कितना दिखा दिया होगा, 1000, कॉस्ट कितनी होगी 200 की, तो यानी कि यूआरपी कितने का आ गया होगा 800 का। डू यू ऑल अग्री अप टिल हियर? यहां तक कुछ भी कंफ्यूजन है? अगर हमारी पेरेंट कंपनी की बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्डेड है तो कहां कहां पे इफेक्ट आएगा इस यूआरपी का, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड ग्रुप इन्वेंटरी के अंदर। ये यूआरपी का मतलब क्या है कि हमने किसी बाहर वाले को तो कुछ बेचा ही नहीं है ना, हम लोगों ने तो क्या करा है, इंटरनली ट्रांसफर करा है। बट व्हाट इफ इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि सब्सिडरी कंपनी के पास तो ये अब 1000 के गुड्स जो है आ गए। ठीक है, अब इट सेज subsidiary company has 70% of the goods unsold। अब इस चीज को ध्यान से देखना, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सामान बेचा, 200 की चीज 1000 की बेची, तो 800 का आपके पास यूआरपी आया था। लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने क्या करा, 30% सामान आगे सेल कर दिया थर्ड पार्टी को, यानी कि किसी बाहर कस्टमर को, और 70% आज भी आपकी इन्वेंट्री में पड़ा है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या पूरा का पूरा 800 यूआरपी होगा, या हम लोगों ने कुछ पैसा रियलाइज कर लिया? पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और हमारी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा 800 यूआरपी में दिखाया था। लेकिन इस केस के अंदर सब्सिडरी कंपनी ने क्या करा है, 30% बाहर कस्टमर को बेच दिया है और 70% सिर्फ अपने पास पड़ा है। तो देखा जाए तो ये जो 800 का प्रॉफिट था, इसमें से 30% तो हम लोग रियलाइज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले कस्टमर ने मुझे पैसा दे दिया होगा। ये जो 70% जो सामान नहीं बिकता ना, हमेशा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसी पे ही होता है। So now this 800 is not your unrealized profit. Unrealized profit कितना आएगा? 800 into 70%, which is going to be how much? 560. 60 ना, I think. ये बात समझ आई आप लोगों को यहाँ तक? What have I done over here? पेरेंट ने सब्सिडरी को सामान बेचा और सब्सिडरी ने आगे कस्टमर को 30% बेच दिया। तो जितना आपने बेच दिया उतना तो आप लोगों ने पैसा ग्रुप ने रियलाइज कर लिया होगा। लेकिन जो सामान अभी भी नहीं बिका है, उस सामान पे आपको एक्चुअल में तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं है ना अभी तक। तो ग्रुप के इंटरनली तो सामान घूम रहा है बस,
तो 800 का 70% यानी कि 560 हैज नॉट बीन रियलाइज सो फार, दिस 560 बिकम्स योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो आप एडजस्टमेंट सेम करोगे, यानी कि अब ये 560 किसकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है ना, तो ये पेरेंट की बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड होगा। तो ये 560 कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा आपका, एक तो ये आपका एडजस्ट होगा कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर, है ना, क्योंकि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, और दूसरा ये कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा आपका ग्रुप इन्वेंट्री के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग फॉर दिस 800 हमें कितने की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, we will have to do the accounting for the 70% of the goods which are unsold, that means kept in the inventory. Please note this down, have a look at it and let me know अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो जितने परसेंटेज ऑफ गुड्स आपकी इन्वेंट्री के अंदर पड़े होंगे उतना ही आप लोग क्या करोगे, अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में मतलब रिफ्लेक्ट करोगे। Is this making some sense now? अब एक और एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट दिस टाइम एंड टेल मी कि कहाँ क्या इम्पैक्ट जाएगा। लेट्स से सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी को सामान बेचा है, कॉस्ट थी उसकी 400 की, सोल्ड फॉर लेट्स से $1000, 60% has been sold to third party। अब आप लोग कैलकुलेट कर लो सारी चीजें और मुझे बताओ कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाएगा। टेक योर टाइम, डू इट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सिडरी ने पेरेंट कंपनी को बेचा है, तो यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने अपनी सेल्स के अंदर 1000 दिखा दिया होगा और कॉस्ट दिखा दी होगी 400 की, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हो चुका है हमें, 600 का। अब जो पेरेंट कंपनी है ना, उसने क्या करा है, 60% गुड्स बेच दिए, यानी कि 40% जो है अनसोल्ड है। जितने का सामान नहीं बिका उतने का ही तो इन्वेंट्री में पड़ा होगा, यानी कि उतने पे ही तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। तो 600 into 40%, दैट इज $240 इज योर URP। ठीक है, अब यहाँ पर किसने बेचा है, सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, तो यानी कि सब्सिडरी की बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्डेड होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, एक तो जो नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट होता है सब्सिडरी कंपनी वाला पैकेट, उसमें से जाकर डिडक्ट कर देंगे, और दूसरा ग्रुप इन्वेंट्री में से जाएंगे और इस 240 वाले URP को डिडक्ट कर देंगे। गाइस प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड टेल मी अगर आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियर है तो। एनी डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक मी टू रिपीट? ओके, सो अगर इंटरकंपनी सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट कर रहे हैं, सो फर्स्ट प्लीज राइट द स्टेप्स व्हिच आई एम राइटिंग इट फॉर यू, एंड उसके बाद इसको एग्जांपल के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी डू द एक्चुअल अकाउंटिंग ऑफ द सेम। ठीक है, सो फर्स्ट केस इज लेट्स से yes guys, please write this much and let me know once you have written it all, then I'll discuss it with an example itself. अभी सिर्फ नोट डाउन कर दो पहले। करंट एसेट यानी कि लेट्स से अगर पेरेंट सब्सिडरी को कोई नॉन करंट एसेट बेच रहा है या फिर सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को नॉन करंट एसेट बेच रही है, तो उस केस में क्या होगा। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल के अंदर लेट्स से व्हाट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू अस। इट सेज प्लांट था पेरेंट कंपनी के पास 1000 का, जो उसने कितने का सेल करा है, 1500 का। ठीक है, तो अगर पेरेंट कंपनी कोई एसेट सेल कर रही है सब्सिडरी कंपनी को,
तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 1000 की चीज 1500 की बेची, तो पेरेंट कंपनी ने, कैन आई से, अपनी बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया होगा या गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज कर लिया होगा ऑफ $500। डू यू ऑल अग्री? अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 1000 की चीज 1500 की बेची, तो पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर $500 रिकॉग्नाइज कर लिया होगा एज प्रॉफिट्स। बट आर दीज प्रॉफिट्स एक्चुअली हैपनिंग, या फिर ये एक अनरियलाइज्ड गेन है? इज दिस प्रॉफिट एक्चुअली, दिस इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, अपनी ही कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, नो कैश इनफ्लो इज देयर इन द एंटिटी। आपको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है इस चीज का। तो अगर पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को ही एसेट ट्रांसफर करती है और उस पे अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, जैसे यहाँ पर आई सेड कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, दिस इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और ये किसकी बुक्स में है? सिंस पेरेंट ने सेल करा है, तो ऑफ कोर्स ये पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, हाँ या ना? तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उस पॉइंट इन टाइम पे अगर कुछ भी चीज पेरेंट कंपनी को इफेक्ट करती है, तो हम लोग कहां पे एडजस्टमेंट करते हैं? वी एडजस्ट दी कंसोलिडेटेड रिजर्व, राइट? तो इस यूआरपी को हम लोग कहां से डिडक्ट कर देंगे? कंसोलिडेटेड रिजर्व में से, ठीक है? उसके अलावा अब एक चीज और, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सामान बेचा, तो पेरेंट कंपनी ने तो अपनी बुक्स में से ये एसेट को हटा दिया होगा, लेकिन सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर प्लांट को 1500 पे रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, राइट? एंड व्हेन द प्लांट इज रिकॉग्नाइज्ड एट $1500, डोंट यू थिंक कि वैल्यू तो प्लांट की 1000 की है ना, ये 500 तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखा है, राइट? तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग ग्रुप प्लांट कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें से भी इस 500 यानी कि यूआरपी को वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट। इज दिस ट्रीटमेंट मेकिंग सेंस? ये सेम तरीका हम लोगों ने इन्वेंट्री के केस में भी करा था। यहां तक ओके है? कैन यू ऑल प्लीज हैव अ लुक एट इट एंड कंफर्म इफ अप टिल हियर इज दिस ओके टू यू? इसके अंदर सेम हमने वही ट्रीटमेंट करा है जो हम लोग इन्वेंट्री के ट्रांसफर के ऊपर करते थे। टिल हियर इज दिस फाइन? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग। कूल देन। अब लेट्स से लाइफ इज गिवन टू यू, जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस टाइम पे रिमेनिंग लाइफ है लेट्स से 10 इयर्स की, ठीक है? अब अगर इन्वेंट्री का क्वेश्चन होता तो यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर सेलिंग द एसेट टू द सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी ने तो अपने प्लांट की वैल्यू कितने की रिकॉर्ड कर रखी होगी? 1500 की, जितने की उसने खरीदी है, राइट? तो नाउ सब्सिडरी कंपनी ने प्लांट को डेप्रीशिएट भी कितने पे करा होगा? इस 1500 पे। तो यानी कि डेप्रीसिएशन कितना आया होगा? 1500 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स लाइफ है, तो यानी कि 150 डेप्रीसिएशन सब्सिडरी कंपनी ने चार्ज करा होगा। डू यू ऑल अग्री विद द सेम? सिंस पेरेंट कंपनी ने एसेट 1500 का बेचा है, तो दैट मींस सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर 1500 के एसेट को रिकॉग्नाइज करा होगा एंड उसी 1500 पे उन्होंने डेप्रीशिएट भी करा होगा। अग्रीड अप टिल हियर? नाउ एसेट की एक्चुअल वैल्यू है कितने की? इज इट एक्चुअली 1500 और 1000? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट? थाउजेंड की है, एब्सोल्युटली। तो अगर एसेट है मेरा 1000 का और मैं 1500 का रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पहली चीज तभी तो हम लोगों ने यूआरपी को माइनस करा था। दूसरी चीज,
एक्चुअल में योर प्लांट इज वर्थ 1000, तो डेप्रीसिएशन कितना लगना चाहिए था? 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज गोइंग टू बी $100। हमने डेप्रीसिएशन कितने का लगाया बुक्स के अंदर, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने 150 का, लगना कितने का चाहिए था? 100 का। तो कैन यू ऑल सी देयर इज an excess depreciation which has been charged by the subsidiary company of $50. I'll repeat this point again and see if you have any doubts. Parent company के पास एक प्लांट था 1000 का, जो उसने सब्सिडरी कंपनी को बेच दिया। अब सब्सिडरी कंपनी को when I'm selling the goods, I have sold it at $1500. ठीक है, तो अगर you will depreciate the same, so depreciation is how much? 1500 divided by 10, 150 सब्सिडरी कंपनी ने अपनी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर चार्ज करके रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में प्लांट तो है 1000 का ही, तो 100 का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था। तो यहां पर आप लोगों ने क्या करा है, डेप्रीसिएशन 50 का एक्स्ट्रा चार्ज कर रखा है। दिस इज एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑफ $50। यहां तक क्लियर है? डू यू ऑल अग्री विद दिस मच? नाउ दैट दिस एक्सेस डेप्रीसिएशन ऑफ 50 हैज बीन चार्ज्ड, अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसकी बुक्स में रिकॉर्डेड है? सब्सिडरी कंपनी की। तो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर एक चीज सिखाई थी, अगर सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में कोई भी चीज इफेक्ट होगी तो हम लोग कहां पे जाएंगे एडजस्टमेंट करने के लिए? वी विल सिंपली गो एंड एडजस्ट द एग्जैक्टली नेट एसेट एट एक्विजिशन या रिपोर्टिंग डेट? Reporting date. एग्जैक्टली। तो हम लोग जाएंगे और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट वाले पैकेट में जाकर इसको एडजस्ट कर देंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए? हमने डेप्रीसिएशन ज्यादा लगा दिया, तो अब मुझे डेप्रीसिएशन एड बैक करना पड़ेगा या और लगाना पड़ेगा? बताओ। ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि हमने लेस क्यों करेंगे? देखो, आपने डेप्रीसिएशन लगाना था 100 का, आपने लगा दिया 150 का, तो यानी कि आपने 50 का डेप्रीसिएशन कॉस्ट को ज्यादा लगा रखा है। तो अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो आप क्या करोगे? वापस से ऐड बैक करोगे ना। होल ओके, आई विल रिपीट दिस एंटायर पॉइंट अगेन। आपको कहां से कह रहे हो? आप स्टार्टिंग से कह रहे हो या फिर ये कंसोलिडेटेड रिजर्व वाला ये ओके था? मैम इसके बाद से। ठीक है जी। तो अब बेसिकली व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज, पेरेंट कंपनी के पास 1000 का प्लांट था जो उसने 1500 का सब्सिडरी कंपनी को दिया था। तो सब्सिडरी कंपनी ने अपने बुक्स के अंदर प्लांट कितने का रिकॉग्नाइज करा था? 1500 का। अगर आप एसेट को अपनी बुक्स के अंदर 1500 का रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आपने तो डेप्रीसिएशन भी 1500 पे ही लगा दिया होगा, यानी कि आपने 150 का डेप्रीसिएशन लगा दिया होगा बुक्स में, राइट? लेकिन डू यू थिंक दिस 1500 डेप्रीसिएशन इज करेक्ट? Do you think this 150 depreciation which has been charged is correct? एसेट तो आपका सिर्फ 1000 का ही है ना, एसेट एक्चुअल में 1500 का थोड़ी है। तो आपने तो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगा दिया ना। बेसिकली आपका एसेट सिर्फ 1000 का है, 1000 के बेसिस पे तो सिर्फ 100 का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए था। आपने अपनी बुक्स के अंदर क्या करा? एसेट को पहले तो ज्यादा का रिकॉर्ड करा, तो ज्यादा डेप्रीसिएशन लगा दिया। तो एक्सेस डेप्रीसिएशन कितने का आ गया हमारे पास? 50 का। कैसे? 150 का लगा दिया आपने, डेप्रीसिएशन लगाना सिर्फ 100 का था। So this 50 depreciation which you have charged on the book in the books is the extra amount. This is the excess amount. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा दिए हैं तो मुझे क्या करना पड़ेंगे? एड बैक करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो एक्चुअल एक्सपेंस था सिर्फ उतना लग जाए। दैट मीन्स मैंने डेप्रीसिएशन 150 का बुक्स में चार्ज कर दिया, मुझे सिर्फ चार्ज करना चाहिए था 100 का। ठीक है, मैंने -150 कर दिया जबकि मुझे -100 करना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं इसके अंदर वापस से 50 ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास -100 जो एक्चुअल में डेप्रीसिएशन माइनस करना चाहिए था उतने पोजीशन पे आ जाऊंगी?
तो which is why what have I done over here? I have added back the amount of excess depreciation. पूरा नहीं करा, सिर्फ excess depreciation जो आपका 50 वाला था उसी को add back करा है. और कहाँ पे add back कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? इधर net asset at reporting date. Why? Because ये subsidiary company के books में recorded था. इतनी बात समझ आई? Please have a look at this and confirm if this is making sense. Yes, Devang, अभी भी clear नहीं है ये? नो मैम क्लियर। क्लियर है? ठीक है जी. अब एक बात बताओ, जब हम लोगों ने यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाया है तो सिर्फ सब्सिडरी कंपनी ने अपने बुक्स में डेप्रीसिएशन जो है पीएनएल में नहीं डाला होगा, बल्कि बैलेंस शीट में भी तो दिखाया होगा. बैलेंस शीट में प्लांट में भी तो आपने 50 का दिखाया होगा. तो सेकेंड ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नॉट हैव टू एडजस्ट द नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, बट ऑल्सो आप ग्रुप प्लांट के अंदर इसको ऐड बैक करोगे. क्यों? क्योंकि प्लांट में भी आपने क्या करा होगा, आपने ये डेप्रीसिएशन 150 का दिखा रखा होगा जबकि सिर्फ 100 का दिखाना था. तो दो ट्रीटमेंट होंगे यहाँ पर. पहला, आप लोगों को कंसोलिडेटेड रिजर्व और ग्रुप प्लांट के अंदर यूआरपी की एडजस्टमेंट करनी है. दूसरा, आपको ट्रीटमेंट करना है एक्सेस डेप्रीसिएशन का और आपको ऐड बैक करना है ग्रुप प्लांट के अंदर और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट के अंदर. ये बात समझ आई आप लोगों को? Are these two treatment making sense to you guys? अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आप लोगों का लॉक हो जाए. ठीक है? And if you guys would have any confusion, you can probably let me know. मैम हाँ जी. मैम अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं होगी तो फिर ओनली डेप्रिसिएशन ही नेट एसेट में माइनस होगी ना? तो वो तो होनी ही चाहिए और वो हो रखी होगी. देखो, 100 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपकी बुक्स में लग रखी होगी. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड ओवर हियर, एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला कहाँ से पॉइंट आया कि आपने ज्यादा का एसेट को रिकॉर्ड कर रखा है जबकि एसेट को कम पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, यानी कि कम डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था. तो एक्सेस डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने वहां पर क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया. कमिंग टू योर पॉइंट, आपका हमेशा एक्सेस डेप्रिसिएशन ही होगा. ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एंड फॉर दैट मैटर आपका डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है बुक्स में लगाया नहीं है, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत लगाया. गलती ये थी. तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था 100 का, आपने 150 का लगाया, तो आपने ज्यादा लगा रखा है. ठीक है? तो जो डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा या एक्स्ट्रा लगा होगा, सिर्फ वही आपको रिपोर्टिंग डेट पे एडजस्ट करना है. खुद से आपको कुछ एडिशनल एंट्री नहीं करनी. ठीक है? मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट जो प्लान का है उसने उसको कम पे सेल किया हो. फॉर एग्जांपल उसने अगर 7K पे कर दिया हो तब तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का नहीं आएगा. फिर तो आई थिंक हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन. हाँ, तब रिवर्स हो जाएगा, बट वो केस आने के चांसेस से कम होते हैं. बट अगर है, तभी मैंने बोला था कि इसको रटना मत. अगर रटोगे तो आप लोग क्वेश्चन में गलती करोगे. सो अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट कि ऐड करना क्यों चाहिए और लेस क्यों करना चाहिए. ठीक है? एंड जो लास्ट पॉइंट था कि कौन सी जो एसेट को हम रिकॉर्ड कर रहे हो कौन सी वैल्यू पे करेंगे? फेयर वैल्यू पे. यस, एसेट को हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. एक्विजिशन डेट के टाइम पे उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बोलते हैं. इसको भी अभी मैं सिखाऊंगी. अभी दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है? बट यस, एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट द फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट. ठीक है? Next, I want you guys to try this now. Let's say, for example, parent company ने subsidiary company को PPE थी $1000 की और आपने सेल करी है $1800 की. ठीक है जी? And let's say life again I'm giving to you as 10 years itself. So now you guys have to tell me कौन कहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा. पहले आप लोग खुद कर लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं. Let me know once you are ready to discuss.
ठीक है जी, डिस्कस करते हैं अब इसको। अब पेरेंट कंपनी ने लेट्स से सब्सिडरी कंपनी को एसेट सेल करा है, तो पेरेंट कंपनी के बुक्स के अंदर क्या हुआ होगा, उन्होंने अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, वेयर एज सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर एसेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करा होगा, 1800 पे। ठीक है, तो पहली चीज हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, सिंपली प्लांट है कितने का, 1000 का, रिकॉर्ड कितने का करे, 1800 का, तो यानी कि 800 का आपने जो एक्सेस अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एक्चुअल में थोड़ी आपका 1800 का एसेट है, एक्चुअल में थोड़ी आपको 800 का प्रॉफिट हुआ है पेरेंट कंपनी को। तो पेरेंट कंपनी की बुक्स के अंदर ये जो 800 का उन्होंने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करा है, दिस इज अनरियलाइज्ड। तो ये पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट कहां पे पोस्ट होता है, पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा, राइट। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ यूआरपी दैट वी विल हैव टू डू, क्या क्या करना पड़ेगा हमें इस केस में, अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है तो दो चीजें थी, एक तो आपको कंसोलिडेटेड रिजर्व में से क्या करना होगा, डिडक्ट, और दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ग्रुप प्लांट के अंदर से इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाले एलिमेंट को, दोनों ही चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, वी विल बी डिडक्टिंग द फिगर्स। टिल हियर डू यू ऑल अग्री, एनी डाउट्स अप टिल हियर? ओके जी। नाउ पेरेंट ने सब्सिडरी को सामान बेचा है, तो दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर प्लांट को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करा होगा प्लांट को, इट वुड बी 1800। तो यानी कि डेप्रीसिएशन भी आपने 1800 डिवाइडेड बाय 180 का डेप्रीसिएशन आपने चार्ज करा होगा, राइट। दिस इज व्हाट सब्सिडरी कंपनी वुड हैव डन। लेकिन एक्चुअल में एसेट आपका है कितने का, एक्चुअल में तो एसेट आपका सिर्फ 1000 का है ना, तो यानी कि एक्चुअल डेप्रीसिएशन जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज गोइंग टू बी $100। डेप्रीसिएशन आपने पोस्ट कितना कर रखा होगा सब्सिडरी कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर, 180 का, लेकिन डेप्रीसिएशन चार्ज कितना होना चाहिए था, ओनली 100 का। सो दैट मीन्स कैन आई से देयर is an excess depreciation of $80 in the books। और अगर एक्सेस डेप्रीसिएशन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसकी बुक्स में, पहले तो ये देखो, तो यहां पर सिंस एक्सेस डेप्रीसिएशन इज इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो कहां कहां पे एडजस्टमेंट आप करोगे, एक तो यू विल बी एडजस्टिंग द नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, और दूसरी चीज हम लोग कहाँ एडजस्ट करते हैं, ग्रुप प्लांट के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पर हमें एक्सेस डेप्रीसिएशन को क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है। आपने डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, वी वुड बी एडिंग द फिगर्स बैक। तो हम लोग ऐड बैक कर देंगे $80 को। Guys, please have a look at this and tell me if this accounting treatment, whether it be for URP or whether it be for excess depreciation, is clear to you. Now I'm giving you second case, which you guys will only do it now. Based on whatever you have understood, you have to try this one. ठीक है जी? एक second, let me just give you the question. Now in the example which I have given to you, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सब्सिडरी टू पेरेंट है, तो अब पहले यूआरपी और एक्सेस डेप्रीसिएशन देखो किस किस की बुक्स में है, एंड यू गाइज विल टेल मी द ट्रीटमेंट दिस टाइम। लेट मी नो वंस यू आर रेडी टू डिस्कस। ऑल राइट, डिस्कस करते हैं देन ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर गिवन है, एस कंपनी ने सब्सिडरी ने पेरेंट कंपनी को मशीन सेल करी है,
कितने की थी? 1000 की थी, और बेची कितने की है? 1200 की। तो यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ होगा? देयर इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ $200। बट ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसकी बुक्स के अंदर है इस बार? पेरेंट या सब्सिडरी कंपनी के? सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, तो सब्सिडरी कंपनी के बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ होगा, राइट? So that means this URP is in the books of subsidiary company. और अगर ये subsidiary company की books के अंदर है, then in that case what are we supposed to do over here? हम लोगों को, can I simply say that we will also be supposed to account for it in the net asset packet, क्योंकि subsidiary company के books में जो भी effect आएगा वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट कर देते थे? नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट, है ना? तो नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट पे आप जाओगे एंड यू विल, यहाँ पे हमें ऐड करना होता है, डिडक्ट करना होता है। आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, आपने एक्स्ट्रा इनकम रिकॉर्ड कर ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल बी डिडक्टिंग द यूआरपी, ठीक है? और कहाँ पे इम्पैक्ट आता है आपका? यूआरपी का इम्पैक्ट आता है ग्रुप प्लांट के ऊपर। तो दो इम्पैक्ट आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे, एक तो आप नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट पे करोगे, एंड दूसरा इम्पैक्ट आपका कहाँ पे जाएगा? ग्रुप प्लांट के अंदर डिडक्ट हो जाएगा ऑफ $200। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? Anyone who is not able to do till here? मैम इन दोनों में 200 से माइनस करेंगे ना? हाँ जी, 200 का जो यूआरपी है उतने को माइनस कर देंगे दोनों में से। अब आप लोगों ने क्या करा? सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी को सेल करा है, तो यानी कि पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक के अंदर एसेट को यानी कि प्लांट को रिकॉग्नाइज करा होगा $1200 से। पेरेंट सब्सिडरी कंपनी ने सिंस पेरेंट कंपनी को सेल करा है, तो दैट मीन्स पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर प्लांट को रिकॉग्नाइज करा होगा 1200 पे, यानी कि डेप्रीसिएशन भी आपने तो 1200 पे चार्ज कर दिया होगा। 1200 डिवाइडेड बाय 10 विच इज $120। लेकिन एक्चुअल में आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना कितने का चाहिए था? एक्चुअल में प्लांट है कितने का? एक्चुअल में तो प्लांट 1000 का है ना, तो यानी कि डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए था? सिर्फ 100 का। एक्चुअल में डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए था 100 का, एंड योर पेरेंट कंपनी हैज चार्ज द डेप्रीसिएशन ऑफ 120। तो दैट मीन्स कैन आई सिंपली कॉल दिस एज एक्सेस डेप्रीसिएशन। एक्सेस डेप्रीसिएशन कितने का है? $20 का। किसने चार्ज करा है ये? अब ये पेरेंट कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर चार्ज करा है। अगर पेरेंट कंपनी अपनी बुक्स के अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड करती है तो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट जाता है उसका? एक तो आपका चला जाता है कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर, और दूसरा इम्पैक्ट आपका कहाँ पे पोस्ट होता है? ग्रुप प्लांट के अंदर। अब हम लोगों को ऐड करना है, लेस करना है? पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, कम चार्ज कर रखा है? ज्यादा चार्ज कर रखा है, राइट? तो व्हाट विल वी डू ओवर हियर इज वी विल add back the amount of excess depreciation in your consolidated reserve and group plant. This is what is going to be your accounting treatment. Please have a look at this and confirm कि यहाँ तक clear है, और if you want me to repeat any of the point. तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? Consolidated reserve पे और group plant के अंदर you are going to adjust it at the first place. सेकेंड चीज, एक्सेस डेप्रिसिएशन आपका है $20 का, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें $20 को एड बैक करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि आपने अपने बुक्स के अंदर एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकॉर्ड करी थी, ठीक है? तो अगर आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है और लेट्स से
इसको इसके थ्रू समझो, आपने 120 का चार्ज कर रखा है, आपको चार्ज करना चाहिए था 100 का, आपने -120 कर रखा है बुक्स में, जबकि आपको -100 करना चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे, वापस से 20 एड बैक कर दोगे, तो आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जितना आपको चार्ज करना चाहिए था। यस मैम। तो हम लोगों ने बस यहाँ पर यही करा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन सिंस पेरेंट कंपनी के बुक में था, तो हम लोगों ने एड बैक कर दिया कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर $20 को। अगर यही सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में होता तो कंसोलिडेटेड रिजर्व की बजाय हम लोग नेट एसेट का पैकेट लिख देते, दैट्स इट। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। अब यही चीज जो मैंने आप लोग को समझाई है, इसी का ही मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए थे, सो दैट व्हेन यू स्टडी लेटर यू हैव सम नोट्स फॉर रेफरेंस कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है किस टाइम पे। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद, लेट मी क्विकली कंटिन्यू फर्दर। Consideration types, we have already done it. Now the next adjustment that we have is going to be for fair value. I think one of you have asked कि हम लोग अपने assets को किस amount पे reflect करते हैं, तो इसी के साथ हमारी third adjustment आती है जिसको हम लोग बोलते हैं fair value adjustment। ठीक है, अब fair value adjustment का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो पेरेंट कंपनी को अपनी बुक्स के अंदर क्या करना पड़ता है, सब्सिडरी कंपनी के जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि सिंपली इफ आई कॉल नेट एसेट्स, अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। राइट, सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इसके अंदर क्या है, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करा है, तो सब्सिडरी के सारे नेट एसेट्स अब हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे, राइट? जब आप नेट एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो नेट एसेट्स हमेशा फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सारे नेट एसेट्स आप फेयर वैल्यू पे है, बस एक ये पर्टिकुलर एसेट आप फेयर वैल्यू पे नहीं लेकर आ रखे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस जो आप फेयर वैल्यू पे नहीं लेकर आए हो उतने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के अंदर भी हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक तो होता है अगर मान लो नॉन डेप्रीशिएटिंग एसेट है। नॉन डेप्रीशिएटिंग एसेट क्या होता है, कोई एग्जाम्पल? लैंड। Ma'am, land. एग्जैक्टली, एग्जाम्पल लैंड। ठीक है, लेट्स से हमारे पास नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है लैंड। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक नंबर लाइन के थ्रू ड्रॉ करके सिखाती हूँ। दिस इज लेट्स से एक्विजिशन डेट, दिस इज योर रिपोर्टिंग डेट, let's say this is for Jan 24, this is 34 December 24। ठीक है, अब मान लो एक्विजिशन डेट पे आप लोगों को गिवन है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, let's say the question says all assets and liabilities of S company यानी कि subsidiary company are at fair value except land
to which is recorded at carrying value of dollar, let's say 6,000, and fair value is $10,000. अब इस चीज को ध्यान से देखना, लेट्स से अगर नॉन डेप्रीशिएटिंग एसेट है, तो नॉन डेप्रीशिएटिंग एसेट का मतलब क्या है कि कोई भी डेप्रीसिएशन इस एसेट के ऊपर चार्ज नहीं होने वाला। जैसे कि लैंड कभी डेप्रीशिएट नहीं होती, उसकी इनफाइनाइट लाइफ होती है क्योंकि, राइट। तो नाउ इन केस ऑफ लैंड दे हैव गिवन, लेट्स से दे आर सेइंग कि सारे एसेट एंड लायबिलिटीज जो सब्सिडरी कंपनी के है ना, यानी कि जो नेट एसेट्स है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रखे हैं, एक्सेप्ट लैंड जो कि जिसकी कैरिंग वैल्यू कितने की है, 6,000 की, और हमने कैरिंग वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है, और फेयर वैल्यू है कितने की, 10,000 की। आपने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है, 6,000 पे, रिकॉर्ड करना कितने पे चाहिए था, 10,000 पे। तो यानी कि आपने 4,000 से कम रिकॉर्ड कर रखा है, राइट। सिंस द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो ये 4,000 की जो आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर यही अमाउंट कम हुआ तो फेयर वैल्यू का तो माइनस कर दे, अगर बढ़ रही है तो ऐड कर दोगे। तो सिंपली इफ आई रिपीट इट अगेन, आपने अपनी बुक्स के अंदर एसेट को रिकॉर्ड कर रखा है 6,000 का, जबकि वो 10,000 का हो चुका है, तो आप क्या कर दोगे, 4,000 को सिंपली ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। सिंस नेट एसेट को एक्विजिशन के टाइम पे ही हम लोग जो है अपनी फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, विच इज वाई अब यहां पर जो एडजस्टमेंट होगी वो किस टाइम पे होगी, आपकी एक्विजिशन डेट पे भी होगी। आज तक आप लोग क्या कर रहे थे, नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट छेड़ते थे, बट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किस टाइम पे करी जाती है, इट इज डन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का 4,000 की जो आपको करनी थी लैंड की, वो आप यहीं पे ऐड बैक कर दोगे, और रिपोर्टिंग डेट पे भी ऑफ कोर्स हमारे पास ये है, तो रिपोर्टिंग डेट पे भी आप 4,000 ही ऐड बैक कर दोगे। 4,000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डेप्रीसिएशन नहीं है, अगर डेप्रीसिएशन होता तो डेप्रीसिएशन को भी एडजस्ट करते फिर आप, ठीक है। तो इन शॉर्ट, whenever you record any asset or liabilities of subsidiary company, जब जिस टाइम पे आप कंपनी खरीद रहे हो, जिस टाइम पे एक्वायर कर रहे हो, उस पॉइंट इन टाइम पे you have to bring everything to its fair value. So now in this case, since इन्होंने लैंड को कैरिंग वैल्यू पे यानी कि 6,000 पे रिकॉर्ड करा था, जबकि वैल्यू फेयर वैल्यू थी 10,000 की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4,000 और रिकॉर्ड करने की नीड है। So which is why I have just added up this 4,000 वाला फिगर। तो अब हमारे पास टोटल कितने का हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया 19,000, और यहाँ पे कितना आ गया 34,000। Whatever is the difference will be what? The difference will be your subsidiary companies post acquisition retained earnings. Please note this down and let me know if you have any doubts up till here. Guys, please इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लो and let me know. Guys, यहाँ तक डन है। Now I'm giving you one example, ठीक है, और अब आप लोगों को ट्राई करना है इसको। अब let's take an example. Let's see. This is the acquisition date. Let's say acquisition date पे आपके पास ordinary share capital है 10,000 की, retained earnings है 2,000। देखो, तो अब यहाँ पर again I have given you an example of your non-depreciating asset. तो I said कि acquisition date के टाइम पे ये net assets के पैकेट की बात हो रही है, और net assets के पैकेट किसके हैं ये? Is it of parent company और subsidiary company? net assets के पैकेट किसके होते हैं? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि assets और liability सारी की सारी चीजें फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड है,
सिर्फ लैंड जो है वो कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, दैट मीन्स हमने 1200 पे रिकॉर्ड करा है, वेयर एज द फेयर वैल्यू इज $800। तो अब आप लोगों की लैंड कितने की है? कैरिंग वैल्यू इज $1200, जबकि फेयर वैल्यू है $800 की। तो यानी कि कैन आई से आई हैव रिकॉर्डेड द एसेट एट अ हायर अमाउंट दिस टाइम, जबकि हमें सिर्फ 800 का रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने 1200 का रिकॉर्ड कर रखा है। तो यानी कि आपको 400 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब सिंस हमें लोअर अमाउंट के ऊपर लेकर आना है, यानी कि 1200 की चीज 800 की लेकर आनी पड़ेगी, तो आपको ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए? लेस करना चाहिए। तो विच इज वाई आई ऑलवेज से कि जो भी एडलेस वाली चीज है ना, आप याद मत करो, लॉजिकली समझोगे तो ठीक होगा आंसर हमेशा। तो सिंस आपने लैंड ज्यादा अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिडक्ट करोगे अपनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की हो रही है, 400 की हो रही है, तो 400 आप यहाँ पर डिडक्ट कर दोगे। जो एक्विजिशन डेट पे कर रहे हो वही रिपोर्टिंग डेट पे भी होगा। सिंस कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो पूरा का पूरा 400 ही आप यहाँ पे डिडक्ट कर दोगे। अब आप लोग चेक करो कि आप लोगों का कितना अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर तो 11,600 का आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 19,600 का। नाउ वट एवर इज द डिफरेंस दैट यू गेट, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज सब्सिडरी कंपनीज पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, जो बाद में जाकर पेरेंट और एनसीआई के बीच में बट जाती है। प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड कंफर्म यहाँ तक क्लियर है तो। Hi guys, I hope you did enjoy the video, and if you did, please make sure to subscribe to the channel, save the video, share it with your friends as much as possible. And in case you have any doubts with any of the concepts, please make sure to drop it down in the comment section below. Thank you.